कोई खास वजह नहीं है, कोई तनाव भी नहीं है। मन ऊब गया है। वही शोर, आवाजें, शिकायत नहीं है। अजीब सा एहसास है मन में, अजीब। जिस रोज नया दिन निकलता है मैं वही पुराना हूँ, दुनिया वही पुरानी है, वैसे ही चली जा रही है। Welcome to the next big thing on YouTube India, delivered to you in 4K. Yeah. तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ नॉट टू रन अ प्रोडक्शन हाउस, बाप का प्रोडक्शन हाउस टू बी प्रिसाइज। कॉरपोरेट बुकिंग, टिकट फीडिंग, सेल्फ बाइंग, फेक कलेक्शंस और फेक पीआर अब सिर्फ सोशल मीडिया के बज़वर्ड्स ही नहीं रहे। बॉलीवुड के नंबर 2 और फॉर्मर नंबर 2 प्रोडक्शन हाउसेस की लड़ाई के बाद अब जो इनके अनऑफिशियल और ऑफिशियल पीआरओज थे उनसे जवाब देते नहीं बन रहा है और पूरी इंडस्ट्री की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़े हो चुके हैं। अरे क्या कर रहे हैं? कुछ शर्म ही नहीं है इनको। छड़े चौक खुले आम धपाधप। वैसे उंगली पहले करण और आलिया ने ही की थी, फिर चाहे वह मल्टीवर्स ऑफ नेपोटिज्म हो या मल्टीवर्स ऑफ रीमेक्स। कहानी शुरू होती है 1929 में अमृतसर पंजाब से, जहां यश जौहर जी का जन्म होता है और 1950s में ही वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस में काफ़ी जॉब्स करते हैं और जॉब्स करते करते ही कुछ बड़ी फिल्मों पे भी उन्होंने काम किया, खास करके देवानंद जी की फिल्मों पे। इसी तरह काम करते करते अपनी इंडस्ट्री में गुडविल और अपने कॉन्टैक्ट्स का यूज़ करके 1976 में उन्होंने धर्मा प्रोडक्शंस खोला और 1980 में अपनी पहली फिल्म दोस्ताना रिलीज़ की, स्टारिंग अमिताभ बच्चन एंड शत्रुघ्न सिन्हा। और उस टाइम के टॉप डायरेक्टर राज खोसला ने इसे डायरेक्ट किया था और ये फिल्म आते ही बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हो गई। बट अनलाइक टुडे, दोस्ताना के ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी उस टाइम 18 सालों में सिर्फ 6 फिल्में रिलीज़ हुई धर्मा की, या फिर टू बी प्रिसाइज 17 सालों में सिर्फ 4। अब इन 6 फिल्मों में से 5 फिल्में फ्लॉप रही, हालांकि उन सभी फिल्मों में बड़े एक्टर्स और डायरेक्टर्स थे। फिल्म अग्निपथ, जिसको इंडियन सिनेमा की फाइनेस्ट फिल्म्स और फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में से एक माना जाता है, वो भी फ्लॉप रही थी अपने डार्क थीम की वजह से। 90s का डेकेड जो बॉलीवुड के लिए बहुत ज़्यादा आइकॉनिक था, वहाँ धर्मा ने सिर्फ एक ही हिट फिल्म दी, जहाँ यशराज ने DDLJ, ये आईना, दिल लगी, डर और दिल तो पागल है के साथ लाइन से 6 ब्लॉकबस्टर्स दिए। साथ ही चाहे वो गोविंदा और डेविड धवन की आइकॉनिक कॉमेडी फिल्म्स हो, राजश्री प्रोडक्शंस के फैमिली ड्रामास मेनली विद सलमान खान, या फिर अक्षय कुमार और अजय देवगन की एक्शन फिल्में हो, इन सभी चीज़ों ने इस डेकेड को शेप करके शायद सबसे ज़्यादा आइकॉनिक बनाया। लेकिन धर्मा के पास जो एक हिट फिल्म थी, उसी ने शुरुआत की उसके नंबर 2 प्रोडक्शन हाउस बनने की, और ये यही फिल्म थी जिसमें करण जौहर ने एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू किया था। प्यार दोस्ती है। अगर वो मेरी सबसे अच्छी दोस्त नहीं बन सकती तो मैं उससे कभी प्यार कर ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्ती बिना तो प्यार होता ही नहीं। सिंपल, प्यार दोस्ती है। और 90s को पूरी तरह मिस करने के बाद भी ये इंडिया का नंबर 2 प्रोडक्शन हाउस बना। 1998 में रिलीज़ होते ही कुछ कुछ होता है उस टाइम इंडिया की 3rd हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म बन गई, ओनली बिहाइंड हम आपके हैं कौन एंड DDLJ। और इस चीज़ ने करण को ओवरनाइट एक टॉप डायरेक्टर बना दिया। बट अनलाइक मोस्ट अदर टॉप डायरेक्टर्स, करण सीमेंटेड हिज पोजीशन विद कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना एंड कल हो ना हो एज ए स्क्रीन प्ले राइटर। Karan, your filmography, all right? Let me do this. कुछ होता है, कल हो ना हो, कभी खुशी कभी गम, कभी अलविदा ना कहना. Dude, you are so obsessed with the letter K, you probably snort potassium. After which he took a backseat in direction and focused on his production house, as Yash Ji had passed away in 2004 and the entire production house was being handled by Karan Johar and his childhood friend Apurva Mehta. एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म काल के बाद करण का एज अ फुल टाइम प्रोड्यूसर भी एक ड्रीम रन रहा। एज अ डायरेक्टर 2000s के डेकेड को मेमोरेबल बनाने के बाद एज अ प्रोड्यूसर 2010s में भी अग्निपथ रीमेक, ये जवानी है दीवानी,
द लंच बॉक्स, डियर जिंदगी, गुड न्यूज़, केसरी, ए दिल है मुश्किल, राजी, सिम्बा, सूर्यवंशी और बाहुबली फ्रेंचाइज के हिंदी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद धर्मा ने हर तरह की ऑडियंस के बीच अपनी एक अलग जगह बनाई। बीच में काफ़ी फ्लॉप फिल्में भी आई थी, पर बाय द एंड ऑफ 2010 धर्मा वॉज एट द टॉप ऑफ द गेम। कलंक जैसी बड़ी फिल्म का डिजास्टर होना ही अर्ली साइंस थे डाउनफॉल के, लेकिन उस टाइम किसी ने इसको नोटिस नहीं किया। AIB नॉकआउट के साथ साथ करण जौहर का टॉक शो कॉफी विद करण भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सीज का सेंटर बना, लेकिन पैंडमिक के बाद मानो धर्मा का चार्म पूरी तरह ही खत्म हो गया। जिस नेपोटिज्म पे करण ने बहुत बड़ा दाव खेला था, वहीं इस प्रोडक्शन हाउस को पूरी तरह ले डूबा। जैसे कि धर्मा पे नेपोटिज्म के आरोप लगते हैं, टू पुट इन करण's ओन वर्ड्स, वो लोग पहले किसी स्टार किड को लॉन्च करने के लिए घाटे में फिल्म बनाते हैं और फिर उसी स्टार किड के फ्यूचर प्रोजेक्ट से वो लॉस को रिकवर करते हैं। लेकिन 2010s के डेकेड में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट धर्मा को रणबीर और अक्षय की फिल्मों से ही हुआ था, जहां लेट 90s और 2000s की सक्सेस पूरी तरह SRK पर डिपेंडेंट थी। वहां 2010s में सिर्फ SRK ने एक ही फिल्म की इनके साथ, और वो भी 2010 में ही रिलीज हो गई थी। सलमान, आमिर और अजय ने कोई भी फिल्म नहीं की थी और ऋतिक की सिर्फ एक ही फिल्म आई थी। 2010s के डेकेड में आलिया और वरुण की किसी भी फिल्म ने 150 करोड़ ऑल इंडिया नेट क्रॉस नहीं किए किसी भी प्रोड्यूसर के साथ, और ठीक ठाक हिट्स देने के बाद आलिया की सिर्फ एक फिल्म ब्रह्मास्त्र ने 150 करोड़ क्रॉस किए, और वो भी तब क्लीन हिट होगी जब उसका पार्ट 2 बनेगा, जो शायद कभी ना बने। और सिद्धार्थ मल्होत्रा तो इतना बड़ा फ्लॉप है कि आज तक उसकी सिर्फ एक ही फिल्म ने 100 करोड़ क्रॉस किए हैं, और उसको भी एकता कपूर ने प्रोड्यूस किया था, और उस फिल्म में रितेश देशमुख ने सिद्धार्थ को पूरी तरह ओवरशैडो कर दिया था। शेरशाह OTT रिलीज थी, जिसका इसके करियर को कोई भी फायदा नहीं हुआ। अब इतना सब करके थोड़ी करण का मन भरने वाला था, तो उसने 2010s के एंड में एक नेपो किड्स की नई सेना तैयार की, जिस सेना ने इस प्रोडक्शन हाउस का पूरी तरह बेड़ा गर्क कर दिया। अब आज की डेट में सिर्फ पोस्टर्स पे इनका नाम पढ़ के लोग OTT पे भी इनकी फिल्में और वेब सीरीज नहीं देखते, और इन्हीं की वजह से देश का नंबर 2 प्रोडक्शन हाउस आज कौड़ियों के भाव ऑलमोस्ट बिक चुका है। और प्रोडक्ट इतना खराब हो तो सबसे ज़्यादा समोसा और PR बाजी भी तो इन्हीं को करनी पड़ेगी। That charts with the stars are ready before the film only. For 3.5 years. tragic. You know that 80% people know stars. Paid pandemic sell. There are paparazzi you pay. There houses you pay. You do it because you have to build perception. You do whatever it takes. You do it. So it's all fine. इसी के चलते अब धर्मा की पैंडमिक और पोस्ट पैंडमिक में ये हालत हो गई। इनकी एक धर्मैटिक नाम की OTT कंपनी भी है, जो OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए फिल्म्स और वेब सीरीज बनाती है, लेकिन आज तक इनकी एक भी फिल्म या वेब सीरीज पॉपुलर नहीं हुई। जब भी हम इंडिया की टॉप वेब सीरीज की बात करें तो हमें मिर्ज़ापुर, सेक्रेड गेम्स, स्कैम 1992, पंचायत और कोटा फैक्ट्री जैसे शोज़ की ही याद आती है। अब इस पॉइंट पे धर्मा पूरी तरह कंफ्यूज था कि उसको एग्जैक्टली करना क्या है। अगर सूर्यवंशी को भी काउंट कर लो तो पोस्ट पैंडमिक धर्मा की 11 में से सिर्फ 2 फिल्में बॉक्स ऑफिस पे क्लीन हिट हुई है, और आने वाली 3 मूवीज़ में कम से कम 2 तो फ्लॉप होनी ही होनी है। और धर्मा जो पहले नंबर 2 हुआ करती थी, आज पता नहीं कहाँ है, क्योंकि कॉप यूनिवर्स जो धर्मा की सबसे बड़ी कैश काउ थी, वहाँ से धर्मा बाहर निकल चुका है, और अस्त्रावर्स को लेके भी इनके कोई प्लान्स नहीं है। धर्मा की टॉप 3 हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्में यहीं से आई हुई है। सलमान खान के साथ एक द बुल नाम की फिल्म बनने वाली थी, लेकिन वो भी बंद हो चुकी है। SRK और रणबीर कपूर के साथ कोई भी फिल्म नहीं है, और कार्तिक आर्यन के साथ एक फिल्म आने वाली थी, पर उसको लेके भी कुछ ऑफिशियल नहीं हुआ। जबकि यशराज अपने स्पाई यूनिवर्स और धूम फ्रेंचाइज पे फोकस कर रहा है। T सीरीज अपने म्यूजिक लेबल और शायद अपने एनिमल यूनिवर्स पे फोकस करे, और मैडॉक अपने सुपर नेचुरल यूनिवर्स के साथ अलग अलग झंडे गाड़ रहा है, काफ़ी फ्रेश आइडियाज़ के साथ जो न्यू एज ऑडियंस को बहुत अच्छे से अपील करते हैं। लेकिन धर्मा के इस चीज़ को लेके कोई भी प्लान्स नहीं है। 1000 करोड़ के रेवेन्यू पे सिर्फ 10 करोड़ का प्रॉफिट करने के बाद धर्मा की वैल्यूएशन इतनी गिर चुकी है कि अब सारेगामा इसमें मेजॉरिटी स्टेक सिर्फ 600 करोड़ में खरीद रहा है। इस बात का अंदाज़ा हम इस चीज़ से लगा सकते हैं
कि 2007 में डिज्नी ने यशराज में 49% स्टेक खरीदने के लिए 2,500 करोड़ की ऑफर दी थी। ये तो 2007 में था, लेकिन 2019 में सेबी के हिसाब से यशराज की टोटल वैल्यूएशन $2.3 बिलियन पहुंच गई थी। And now we sing the song and we sing it together. Come here. Okay, it goes like this. First with the alap. A 1, a 2, A 1, 2, 3, 4. I want the words. Sing with me. अब तो मेरा लंड खड़ा खड़ा सोता है, क्या करूँ हाय कुछ नहीं होता है।